नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है संविधान डिटेल सीरीज, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत 20वीं क्लास को यहां पर कवर करेंगे और आज के वीडियो में हम राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित जितने आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, इनके गठन को लेकर के, जजों की नियुक्ति को लेकर के, इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर के सभी तथ्यों को सिंपल और सरल भाषा में कवर कर जाएंगे। इसके अलावा जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिसमें आपके जिला कोर्ट्स आते हैं, लोक अदालत आती है, ग्राम पंचायतें, पारिवारिक न्यायालय आते हैं, फास्ट ट्रैक आते हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को भी कि किसकी शुरुआत कब से करी गई, कहां से करी गई, कैसे करी गई, उन सब क्वेश्चंस को भी आज ही के वीडियो में कवर कर जाएंगे। न्यायपालिका को लेकर इससे पहले एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। उस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में बात करी थी। आज हम हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने संविधान की इससे पहले की हमारी जो डिटेल सीरीज है उनको नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले हाई कोर्ट के बारे में। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं और सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने में, चीजों को याद करने में मदद मिल सके। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में। राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 के अनुसार हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किसमें था? आर्टिकल 124 में। इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा आपने आगे पीछे करना है और यह नंबर बन जाएगा 214। 214 हाई कोर्ट्स के गठन के बारे में बताता है, यानी हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान करता है कि एक हाई कोर्ट हर राज्य में होगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 216। 216 उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है। गठन का प्रावधान 214 में है, यानी राज्यों में हाई कोर्ट होगा, यह कहता है 214। और उस हाई कोर्ट का गठन किस तरीके से होगा, कैसे उसका गठन किया जाएगा, यह होता है 216 के तहत। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, हाई कोर्ट्स के गठन का प्रावधान किसमें है और हाई कोर्ट का गठन किसके तहत होता है? तो प्रावधान 14 में है, गठन 16 के तहत होता है। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं। 214 कहता है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन एक आर्टिकल हमारे पास और है, आर्टिकल 231। इस आर्टिकल के तहत 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो वो चीज किस में बताई गई है? 231 में। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उनके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताते हुए चलूंगा, उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। उम्मीद है 214, 216 और 231 आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट्स के बारे में और आगे जानने से पहले जो भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय हैं, जिनके वर्ष पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, उनको देख लेते हैं। और किस किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको देख लेते हैं। भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय और उनकी स्थापना। आपको 25 के 25 याद नहीं करने हैं, केवल शुरुआत के कुछ हैं जिनके वर्ष पूछे जाते हैं, जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तीनों की स्थापना 1862 में होती है और ये तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे सिर्फ एक हाईकोर्ट का नाम पूछे और कहे भारत के पहले उच्च न्यायालय का नाम बताइए, तो आप कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बताएंगे। ठीक है, हालांकि तीनों के तीनों 1862 में बने हैं। इसके बाद आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना बहुत बार पेपर में आई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था। ठीक है, कर्नाटक हाईकोर्ट, यह भी पुराना हाईकोर्ट है, यह 1884 में बना था। पटना उच्च न्यायालय बहुत बार आया है, 1916 में बना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में बना और अंत में याद करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट, जो कि 1966 में बना। केवल आपको इन हाईकोर्ट के वर्ष याद कर लेने हैं।
वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। कहां से शुरुआत हो रही है? तो जो हमारे 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी हैं, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, वहां पर स्थापित हुए। उसके 4 साल बाद इलाहाबाद में, और फिर आपके कर्नाटक, पटना, गुवाहाटी और दिल्ली। इनके वर्ष आपको पता होने चाहिए। अब बात करेंगे प्रमुख अधिकार क्षेत्र किस किस हाईकोर्ट के अंतर्गत हैं। आर्टिकल 231, जैसा मैंने कहा, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। यानी एक ही हाईकोर्ट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए हो सकता है, यह कहता है 231। वर्तमान में 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके अधिकारिता में 1 से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो टोटल हाईकोर्ट 25 हैं। इनमें से 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जो 1 या 1 से ज्यादा राज्यों के लिए अपना अधिकार क्षेत्र रखते हैं। कौन कौन से वो 7 हाईकोर्ट हैं, अब उनको देखिए। पहला है बंबई हाईकोर्ट। बंबई हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत बंगाल तो आएगा ही आएगा, पश्चिम बंगाल, और साथ में अंडमान निकोबार। यह बहुत बार आता है कि अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, दमन दीव, दादर नगर हवेली किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप यहां पे से पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। फिर है गुवाहाटी हाईकोर्ट। इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, 4 पूर्वोत्तर के राज्य जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है केरल हाईकोर्ट। इसमें केरल के साथ साथ लक्षद्वीप है। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों आते हैं। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों आते हैं। तो 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे अंडमान निकोबार पूछा जाता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है, पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 7 को आपने विशेषकर याद करना है। और ऊपर हमने कुछ प्रमुख हाईकोर्ट्स की स्थापना को देखा। ठीक है, अब बात करेंगे इनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में कि इनमें नियुक्तियां कैसे होती हैं, इनका कार्यकाल कैसा होता है, वेतन, पेंशन इनको कहां से मिलती है, वेतन कहां से मिलता है, उन सारे तथ्यों के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु आवश्यक अर्हता और उनकी नियुक्ति। यानी अगर आपको हाईकोर्ट में जज बनना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अब देखिए। पहली क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो तो आप हाईकोर्ट में जज बन सकते हो, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, वकील के पद पर रहा हो, टोटल मिलाकर किसी एक हाईकोर्ट में नहीं। यानी सिंपल सी अगर हम बात करें कि आपको टोटल 10 साल तक वकील आवश्यक होना है, एक ही हाईकोर्ट में हो, चाहे 2 हाईकोर्ट्स में हो, 3 हाईकोर्ट्स में हो, टोटल मिलाकर गिना जाएगा 10 साल तक अगर आप अधिवक्ता रहे हैं, या फिर 10 साल तक आप किसी न्यायिक पद पर रहे हैं। न्यायिक पद का मतलब है जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर आप जज रहे हैं, तो आप हाईकोर्ट में जज बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कितने वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए, कितने वर्षों तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे 10 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित व्यक्तियों से परामर्श के बाद करता है। तो हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करता, संबंधित व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद करता है। संबंधित व्यक्ति यहां पर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जिस हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति कर रहा है उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। जिस राज्य का वो हाईकोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। इन सब से परामर्श करने के बाद एक नाम आगे आता है जिसकी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को कि आप इस व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए। नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और ये जो अपना इस्तीफा देते हैं, ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपने हाई कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति और उनके इस्तीफे में राज्य के राज्यपाल को टिक नहीं करना है। इनको भी नियुक्ति और इनको पदत्याग कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। शपथ इनको राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, शपथ किसमें है, आर्टिकल 219 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। तो इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल में हाईकोर्ट के जजेस की शपथ के बारे में है, आर्टिकल 219।
इनका कार्यकाल कितना होता है? तो हाईकोर्ट के जजेस का कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो 40 वर्ष की उम्र में हाईकोर्ट में जज बन गया तो इसका कार्यकाल 22 वर्ष तक होगा, यानी जब तक ये 62 साल का होगा। कोई व्यक्ति है जो 61 साल की उम्र में हाईकोर्ट में जज बना तो वह अगले ही साल उसके लिए कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। हमारे संविधान में जजेस के कार्यकाल के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, केवल एक हायर लिमिट को यहां पर लगाया गया है कि 62 वर्ष की उम्र तक जज अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपको इस उम्र सीमा को याद करना है, ठीक है। पेपर में आती है, कितनी है हाईकोर्ट के जजेस के लिए उम्र सीमा? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो यह अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्त भी इनको राष्ट्रपति करता है, इस्तीफा भी अपने आप किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और अगर इनको पद से हटाना हो, अगर आपको हाईकोर्ट के जजेस को पद से हटाना है, वही प्रोसेस चलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए चलती है। यानी पूरी जांच होगी, प्रॉपर जांच होगी संसद के द्वारा, संसद से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो अंततः हटाता भी राष्ट्रपति है, नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा, पद त्याग भी अपना राष्ट्रपति को देंगे इस्तीफा, बस शपथ राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। वेतन और भत्ते। वेतन और भत्तों से जुड़ा अनुच्छेद 221 है। अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। यानी हाईकोर्ट के जजेस का वेतन, भत्ता आदि कौन डिसाइड करता है? संसद करती है। संसद इसके लिए कानून बनाएगी। यह कहता है आर्टिकल 221। वित्तीय आपात के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। यानी कोई जज है, वो नियुक्त हो गया हाईकोर्ट में, उसके नियुक्त होने के बाद आप उसके वेतनों में, भत्तों में कोई भी कटौती नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, सिर्फ वित्तीय आपात को छोड़कर, ठीक है। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने अंतिम महीने की वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में इनको प्राप्त होती है, ठीक है। तो वेतन भत्ते से जुड़ा है 221। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका वेतन और इनको पेंशन भी यहां पर उपलब्ध होती है। अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पर आता है। जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, इनको वेतन और जो इनके भत्ते होते हैं राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन जो इनको पेंशन दी जाती है वो भारत सरकार की संचित निधि से होती है। सिंपल भाषा में, वेतन राज्य सरकार देगी, पेंशन भारत सरकार देगी। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा विकल्प दिए जाते हैं कि बताइए हाईकोर्ट के जजेस को पेंशन कहां से मिलती है। विकल्प में आपको राज्यों की संचित निधि और भारत की संचित निधि दोनों दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, पेंशन केंद्र सरकार देगी, यानी भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, और वेतन राज्य सरकार देगी, राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है? वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। तो ध्यान रखना, पेंशन कौन देगा और वेतन कौन देगा, यही पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। अगला है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। स्थानांतरण को लेकर के दो ही क्वेश्चन याद करना है। एक तो किस आर्टिकल में यह बात है कि जजेस का ट्रांसफर किया जा सकता है? 222 पे। कौन करता है ट्रांसफर? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगर आप हाईकोर्ट में एक जज का ट्रांसफर दूसरे हाईकोर्ट में करना चाहते हैं तो आर्टिकल 222 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ठीक है। फिर है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका भी आर्टिकल आपको याद करना है, आर्टिकल 223। अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या असमर्थ है अपना कार्य करने में, तो एक टेम्पररी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, आर्टिकल 223 के तहत। और यहां भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संविधान का अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। कब कर सकता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या वो अनुपस्थित हो, या अपना काम करने में असमर्थ हो। तो जब तक वो वापस अपने पद पर नहीं आता तब तक मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश यहां पर रहेगा। 223 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ट्रांसफर 222 के तहत, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति 223 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति,
जो हमारे एडिशनल जजेस होते हैं, जो एक्टिंग जजेस होते हैं, अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति केवल हाईकोर्ट्स में होती है और यह 224 के तहत होती है। इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 224 में है। इसको भी आपने याद करना है, पेपर में अनुच्छेद पूछा गया है। अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति को लगता है जजेस की संख्या कम है या जब राष्ट्रपति को लगता है काम काफी ज्यादा हो गया है हाई कोर्ट में, तो वह इन एक्स्ट्रा जजेस की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न परिस्थितियों में की जाती है। कब कब की जाती है? किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य वृद्धि हो जाए तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कार्य बकाया हो जाए यानी पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो कर सकते हैं, राष्ट्रपति के समाधान होने पर कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, यानी राष्ट्रपति को यह भरोसा हो जाए कि अब इस हाईकोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो वो शुरुआत में कार्यकारी और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जब राष्ट्रपति को लगे जजेस की संख्या कम है, काम बहुत ज्यादा है, संख्या बढ़ानी है जजेस की, तो अपर न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। और जब ऐसा लगे कि कोई जजेस जो ऑलरेडी से नियुक्त है हाईकोर्ट में, वो अपना काम करने में असमर्थ है किसी भी वजह से, तब कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं, एक्टिंग जो जज होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो 224 में यह प्रावधान किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसको कब नियुक्त किया जाता है, किस कंडीशन में अपर आएगा, किस कंडीशन में कार्यकारी आएगा, उसे हमने यहां पर देखा। ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही हो सकती हैं, यानी अगर आप एडिशनल जज को नियुक्त करते हो, एक्टिंग जज को नियुक्त करते हो, तो मैक्सिमम 2 साल का इनका कार्यकाल हो सकता है। अगर 2 साल से पहले इनकी उम्र 62 वर्ष हो जाए तो भी इनको अपना पद खाली करना होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों के बारे में। ठीक है, 224 के तहत इनका प्रावधान है। अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अभी तो हमने मुख्य कार्यकारी की देख ली, हमने अपर की देख ली, कार्यकारी की भी देख ली। सेवानिवृत्त जजों को भी आप दोबारा से हाईकोर्ट में जज बना सकते हो। आर्टिकल 224 का पहला खंड ये कहता है, संविधान के अनुच्छेद 224A में यह प्रावधान है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी पूर्व न्यायाधीश को हाईकोर्ट में वापस लाना है तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हो कि आप कुछ समय के लिए यहां पर आइए। यह होता है 224A के तहत। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हमने देख लिया, अपर न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं उन सबको हमने देखा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, इसको लेकर भी क्वेश्चन आपके आते हैं। 225 में उच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यहां पर यह है ऐसे मामले जो सीधा हाईकोर्ट में लाए जा सकते हैं। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था, कुछ ऐसे मामले थे जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही उठाए जाएंगे। वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे 2 राज्यों के बीच का विवाद हो, 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच में विवाद हो, आप उनको हाईकोर्ट में नहीं ला सकते, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप सीधा हाईकोर्ट में ला सकते हो। ठीक है, वो हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। कौन कौन से मामले आते हैं हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में? पहला है नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित मामले, यानी किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, उसके मूल अधिकारों से उसको वंचित किया जाता है, तो आप हाईकोर्ट में सीधा जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न के मामले में, तो संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए कोई अगर प्रश्न है, कोई केस आता है, वो भी आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में उठा सकते हैं। संसद सदस्यों या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामलों में, यानी सांसदों की अयोग्यता को लेकर के अगर कोई विवाद हो जाता है विधायकों को लेकर के, तो भी आप सीधा हाईकोर्ट में जा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं किसी भी हाईकोर्ट के। और चौथा, यदि राजस्व से संबंधित किसी मामले में हाईकोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिता दी गई हो, यानी राजस्व से जुड़ा कोई मुद्दा है अगर, उसे भी लेकर आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं अगर उसको सुनने की शक्ति हाईकोर्ट को प्रदान करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है रिट क्षेत्राधिकार। यह आर्टिकल 226 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्रदान करी गई है।
यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वही 5 रिटें 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। यह क्वेश्चन पेपर में आता है कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत। उच्च न्यायालय राज्य की सीमा के अंदर अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। वही 5 रिटें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पृच्छ। इनके बारे में डिटेल में हमने मौलिक अधिकार वाले वीडियो में भी देखा, सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में भी देखा। तो कौन सी रिट से क्या होता है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इनको जारी करता है सुप्रीम कोर्ट भी और इनको जारी करता है हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक है, बस आपने इसको याद करना है। इसके बाद है अपील या अधिकारिता। उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अगर किसी दूसरी कोर्ट ने, अधीनस्थ कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके खिलाफ आप कहां पर अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में कर सकते हो। यह अपील दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में की जा सकती है। किसी भी राज्य में अपील का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट्स होता है। ठीक है, जैसे पूरे देश में अपील का सर्वोच्च स्थान कहां है, सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी राज्य के अगर हम संदर्भ में बात करें, अपील का सर्वोच्च स्थान हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अगला है अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट जो होते हैं वह एक अभिलेख न्यायालय होता है आर्टिकल 215 के तहत। तो आर्टिकल 215 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके जो फैसले होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। फ्यूचर में उन फैसलों को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा। तो हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसके भी फैसलों को सुरक्षित रखा जाएगा। हाई कोर्ट को भी अधिकार है अगर कोई हाई कोर्ट की अवमानना करता है उसको दंड देने का। यह सब आर्टिकल 215 में किया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आप कहेंगे 215 के तहत। ठीक है, इसके बाद है अधीक्षण संबंधी क्षेत्र अधिकार हाई कोर्ट्स के बारे में। अनुच्छेद 227 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है। यानी आर्टिकल 227 कहता है कि कोई भी हाई कोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उनका अधीक्षण कर सकता है, उनका अधिग्रहण कर सकता है, उन पर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। ठीक है, इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं। यानी न्यायिक अधिग्रहण भी कर सकता है और प्रशासनिक भी कर सकता है। यानी जजेस के संबंधी कंट्रोल भी हाई कोर्ट अपने हाथ में ले सकता है और उस अधीनस्थ न्यायालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो वहां का सिस्टम है, उसको भी अपने हाथ में ले सकता है। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या ना सुनता हो। यानी ऐसे कोर्ट्स जिनके लिए आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, जैसे लोक अदालतें होती हैं। लोक अदालतों में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहां जो भी डिसीजन आएगा आप उसे किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसे कोर्ट का भी अधीक्षण करने का, अधिग्रहण करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। ठीक है, वही बात यहां पर कही गई है। इसका खाली एक अपवाद है कि जो सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय होते हैं, अधिकरण होते हैं, उनको नहीं कर सकता हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के अधिकार में नहीं आते। बाकी किसी भी राज्य के अंतर्गत जहां तक हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, उसमें जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सब के अधीक्षण करने की शक्ति किसको है, हाई कोर्ट को प्राप्त है 227 के तहत। ठीक है, यही बात यहां पर कही गई है, इसको आपने याद करना है। तो ये हमने हाई कोर्ट के बारे में बात करी, उनके जजेस के बारे में बात करी, प्रमुख भारत के जो हाई कोर्ट हैं उनको देखा, किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं जो प्रमुख हैं उनको देखा, जजेस की नियुक्ति को देखा, वेतन भत्ते, पेंशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, अदर जो जजेस थे उनकी नियुक्ति के बारे में देखा, एक्टिंग जजेस, एडिशनल जजेस, कार्यकारी जजेस, उन सबको हमने देखा। फिर हमने उसकी शक्तियों के बारे में बात करी। अब हम अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात करेंगे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में आपके सारे जो हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट हैं सब आ जाते हैं, चाहे वो जिला कोर्ट हो, लोक अदालतें हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, वो सब आ जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई, ग्राम पंचायतों की, ग्राम न्यायालयों की शुरुआत कब से हुई, मोबाइल कोर्ट की शुरुआत कब हुई, किसकी
मानसिक उपस्थिति, मोबाइल अदालतें, वो सब तथ्यों को अब हम देखेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है, 233 से 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे जो प्रमुख होता है वो जिला न्यायालय होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट की सिफारिश से राज्यपाल करता है। जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर भी उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। तो वो सारे कोर्ट्स इसके अधिकार क्षेत्र में हैं, इसके नियंत्रण में रहेंगे, ये कहता है 235। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 227 में भी यही बात कही गई है, लेकिन 227 में हाईकोर्ट को पावर दी गई है कि वो जिस भी अधीनस्थ न्यायालय को चाहे उसका अधीक्षण कर सकता है, उसकी पावर्स को अपने हाथ में ले सकता है। 235 कहता है कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सब हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। अब इसके बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट क्या होता है, कब यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह काम करता है, कब सेशन कोर्ट की तरह काम करता है, उसको देखिए। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है। जो जिला न्याय हमारे न्यायालय होते हैं, इनमें जो जिला न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जो जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, यह सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में अधिकारिता रखते हैं। यानी सिविल मामले अगर कोई है, यानी पैसे के लेन देन को लेकर के कोई विवाद है, उसको भी आप जिला और सत्र न्यायालय में ले जा सकते हो, और अगर कोई आपराधिक मामला है उसे भी आप ले जा सकते हो। जब जिला और सत्र न्यायालय सिविल मामले को देखता है तो इसे जिला न्यायालय कहते हैं, और जब यह आपराधिक मामलों को देखता है तब इसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। जब सत्र न्यायालय तो सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय तो जिला न्यायाधीश, ठीक है। तो जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट्स में दोनों प्रकार के मामले जाते हैं। जब आपके सिविल मामले जाते हैं तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जब उसमें क्रिमिनल मामले जाते हैं तब उसे सेशन कोर्ट कहते हैं। बस यही अंतर है दोनों में, दोनों एक ही हैं, ठीक है। यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। तो जिले का सर्वोच्च कोर्ट होता है जिला न्यायालय, उस जिले में इसके नीचे जितने कोर्ट्स आते हैं उन सबके निरीक्षण का अधिकार इसी को प्राप्त है। तो यह था आपका जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि संविधान में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो हमने बात करी अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, 233 से लेकर 237 तक बताया गया है। आर्टिकल 233 में ही जिला न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं जिनको लेकर तथ्य पेपर में आते हैं, अब उनको देखिए। सबसे पहली है आपकी लोक अदालत। लोक अदालतों का प्रारंभ गुजरात से माना जाता है। क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले लोक अदालतें कहां स्थापित करी गई थी? गुजरात में करी गई थी। लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, ठीक है। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर कहा कि लोक अदालतों का अगर कोई फैसला होता है, कोई डिसीजन आता है, उसे आप किसी भी आर्टिकल के तहत किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कारण यही है क्योंकि यहां पर विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। जब दोनों पक्ष सहमत हैं तो ही विवाद को खत्म किया जाता है, उसे निर्णय दिया जाता है। तो जब दोनों सहमत हैं तो फिर अपील कौन करेगा? तो आप लोक अदालत के किसी भी डिसीजन को ऊपरी कोर्ट्स में चुनौती नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहां पर जो डिसीजन आते हैं वो आपसी सहमति से आते हैं, ठीक है। 1987 में संसद द्वारा कानून बनाकर लोक अदालतों को सांविधिक दर्जा दिया गया। यानी इनको कानूनी दर्जा कब मिला? लोक अदालतों को 1987 में मिला। तो शुरुआत कहां से हुई है? गुजरात से हुई है। और इस पॉइंट को याद करना पेपर में आता है कि इनमें से किस कोर्ट के फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोक अदालत आप याद करेंगे। इसे कानूनी दर्जा 1987 में दिया गया। लोक अदालतों में सिविल मामले स्वीकार किए जाते हैं। फौजदारी संबंधी मामले लोक अदालत में नहीं आते। सिविल मामले आते हैं, यानी जो दीवानी मामले होते हैं, लेन देन को लेकर के जो मामले होते हैं वो आते हैं। फौजदारी मामले यानी जो आपराधिक मामले होते हैं वो आमतौर पर लोक अदालतों में नहीं आते। उसी कंडीशन में लोक अदालत में आपराधिक मामले आते हैं जहां पर उम्मीद हो कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाएगा और जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है वो माफ कर दिया जाएगा या उसको लेकर के कोई समझौता हो जाएगा।
आमतौर पर लोक अदालतों में सिर्फ सिविल मामले आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लोक अदालतों में फीस का प्रावधान नहीं होता है, यानी यहां पर आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज को भी ध्यान रखना। लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश करता है। यह न्यायाधीश आमतौर पर सेवानिवृत्त जज होते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के। इसके अन्य 2 सदस्य होते हैं, जिसमें एक वकील होता है और एक दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है लोक अदालत का। एक सेवानिवृत्त जज होते हैं, एक वकील होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। ये 3 लोग होते हैं, ठीक है। लोक अदालतों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता है। जैसा मैंने कहा, कोई भी फैसला देगा उसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो समाधान हल निकाला जाता है पक्ष विपक्ष की सहमति के बाद होता है। तो जब दोनों सहमत हैं तो अपर कोर्ट में कोई नहीं जाता, ठीक है। लोक अदालत में व्यक्ति स्वयं अपने केस की पैरवी कर सकता है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोक अदालत से जुड़ा है। तो अब आपसे पूछे अगर कोई प्रश्न आ जाए कि लोक अदालतों की शुरुआत कहां से हुई, आप कहेंगे गुजरात। इनको कानूनी दर्जा कब मिला, आप कहेंगे 1987 में मिला। लोक अदालत में केवल कौन से मामले आते हैं, सिविल मामले आते हैं, ठीक है। अगला जो कोर्ट है वो है ग्राम न्यायालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में संसद में पारित किया था। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ संसद में, 2008 में पारित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से यह अधिनियम लागू हुआ। तो ग्राम न्यायालयों को लेकर के अधिनियम 2008 में पारित हुआ, लागू 2 अक्टूबर 2009 से यह लागू हुआ। तो क्वेश्चन आता है भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब से हुई है, आप कहेंगे 2009। अधिनियम कब आया, 2008। ग्राम न्यायालय राज्यों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। इसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, हाईकोर्ट की सिफारिश पर करता है। ग्राम न्यायालयों में सिविल और आपराधिक दोनों मामले आते हैं। जैसे लोक अदालत में केवल सिविल मामले आते हैं, यहां पर दोनों मामले आते हैं। ग्राम न्यायालय के अंतर्गत वे आपराधिक मामले जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, यानी कोई ऐसा केस जिसमें अगर मैक्सिमम सजा अगर हो जाए किसी व्यक्ति को 2 साल से कम होगी, तो ऐसे आपराधिक मामलों को ग्राम न्यायालय सुन सकती है। या ऐसे दीवानी मामले जिनका संबंध 20,000 रुपए हो, यानी लेन देन को लेकर अगर कोई विवाद है तो कम से कम 20,000 रुपए का विवाद हो, इससे कम का विवाद हो तो वो ग्राम न्यायालय सुन सकती है। तो दीवानी और सिविल दोनों मामले यहां पर आते हैं। दीवानी मामलों में जो रकम हो विवाद की 20,000 से कम हो, और आपराधिक मामले में जो अधिकतम सजा का प्रावधान हो वो 2 वर्ष से कम हो, तो आप उनको ग्राम न्यायालय में ला सकते हैं। यह है इसके लिए कंडीशन, ठीक है। तो ये ग्राम न्यायालय कब से आया है अधिनियम, ये पेपर में आता है। मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया, 2008 में अधिनियम आया, 2009 से इसे लागू किया गया। इसके बाद आता है परिवार न्यायालय, जिसे फैमिली कोर्ट कहते हैं, पारिवारिक न्यायालय कहते हैं, कुटुंब न्यायालय कहते हैं, ये सारे इसी के नाम हैं। परिवार न्यायालय की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन करी गई। तो फैमिली कोर्ट्स की स्थापना कब करी गई, 1984 में इसके लिए अधिनियम आया था, ठीक है। ऐसे न्यायालयों के गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किया जा सकता है। तो अधिनियम तो 84 में आ गया। अगर किसी शहर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, वहां की राज्य सरकार हाई कोर्ट से सलाह ले सकती है और उस शहर में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कितनी आबादी होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा। पारिवारिक न्यायालय को सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी जितने भी सिविल मामले होते हैं उन सब की सुनवाई ये कर सकता है। पारिवारिक न्यायालय ज्यादातर शादी से संबंधित जो विवाद होते हैं, तलाक को लेकर के, पति पत्नी के बीच में संपत्ति को लेकर के, गुजारा भत्ते को लेकर के, बच्चों के संरक्षण को लेकर के, वो सारे मामले पारिवारिक न्यायालय में आते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1984 के अधिनियम के तहत हुई है। राज्य सरकार को अधिकार है कि वो हाईकोर्ट से सलाह लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पारिवारिक न्यायालय बना सकता है, ठीक है। सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं और पारिवारिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। जैसे लोक अदालत में नहीं कर सकते थे ना, वहां तो सहमति बनती है, पारिवारिक न्यायालय में सहमति नहीं बनती। यहां पर अगर आप डिसएग्री करते हैं फैसले से तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर है मोबाइल कोर्ट। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्वेश्चन आता है भारत में मोबाइल अदालतें किसका मानस पुत्र मानी जाती हैं, आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। इस अवधारणा को सबसे पहले इन्होंने दिया था। उद्देश्य क्या है मोबाइल कोर्ट का,
अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन और समय खर्च ना करना पड़े, इसीलिए मोबाइल कोर्ट्स यहां पर चलाई गई। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। तो किसकी मानसिक उपज है मोबाइल अदालतें? एपीजे अब्दुल कलाम। इनको कब शुरू किया गया? 2007 में हरियाणा के मेवात जिले से। शुरुआती सफलता के बाद इस प्रयोग को पहियों पर न्याय नाम से भी पुकारा जाता है। तो मोबाइल कोर्ट्स को पहियों पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जस्टिस ऑन व्हील के नाम से मोबाइल कोर्ट्स को ही जाना जाता है। इसके बाद आती है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, यानी जिला कोर्ट्स की ही तरह होती हैं जिला अदालत। इसके बारे में हमने ऊपर देखा, तो जिला अदालत की तरह है फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसका गठन लंबित मामलों, विशेषकर आपराधिक प्रकृति के जो लंबित मामले होते हैं उनको तेजी से निपटाने के लिए किया जाता है। यानी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं आपराधिक मामलों में जिसमें आपको जल्दी सजा दिलवानी है या कोई ऐसा केस जो काफी लंबे समय से चल रहा है, तो उसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से निपटा सकते हैं। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सृजित करी गई। तो 11वें वित्त आयोग ने इनकी सिफारिश करी। पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 2000 में करी गई थी, ठीक है। इसके बाद आती है ई अदालत और आभासी अदालत। ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहा जाता है, यानी दोनों एक ही होती हैं। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चों के बिना बुलाना अगर संभव नहीं है तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। यानी अगर किसी गवाह को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट करना पॉसिबल ना हो या अगर प्रेजेंट करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा लग रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया 2003 में कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उसकी गवाही करवा सकते हैं। वही आ जाती है आपकी ई कोर्ट और आभासी कोर्ट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम न्यायालय को लेकर क्या क्या फैक्ट्स थे, मोबाइल कोर्ट्स को लेकर के, लोक अदालत को लेकर के, जिला अदालत को लेकर के, हमने उन सभी को यहां पर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हाई कोर्ट्स के बारे में और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में डिटेल में बात करी। विभिन्न प्रकार के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स को लेकर जो जो आपके फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स हैं, उनको पूरा डिटेल में सिंपल और सरल भाषा में हमने इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।